नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस 2023 और आगामी सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए अति संभावित करंट अफेयर्स के क्रम में आज हम लोग बात करेंगे रेशम उत्पादन और सेरीकल्चर से संबंधित लेटेस्ट आंकड़ों के बारे में। करंट अफेयर्स के साथ ही साथ हम लोग कुछ स्टैटिक फैक्ट्स एंड फिगर भी देखते चलेंगे, जिससे अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे करने में सक्षम हों। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ से ये याद रखना है कि रेशम एक प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर है। प्रोटीन फाइबर है, ये हमें ध्यान रखना है कि रेशम एक प्रोटीन होता है और इसके कुछ रूपों से हम लोग वस्त्रों का निर्माण करते हैं। सारे के सारे रेशम वस्त्र उद्योग में प्रयोग नहीं किए जाते, उनसे वस्त्रों का निर्माण नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये ध्यान रखिए कि रेशम का निर्माण कीड़ों के द्वारा किया जाता है। कुछ कीड़े होते हैं जो रेशम का निर्माण करते हैं और फिर इन कीड़ों से जो रेशम का उत्पादन होता है उसका प्रयोग हम लोग अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में करते हैं। इन्हीं कीड़ों में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट कीड़ा होता है हमारे लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जिसकी बहुत बड़ी भूमिका है, वो कीड़ा है बॉम्बेक्स मोरी। ये कीड़ा रेशम का उत्पादन करता है। इसके साथ ही साथ झींगुर जो होते हैं वे भी रेशम का उत्पादन करते हैं। मधुमक्खियाँ हो गई, ततैया हो गई, चींटी और मकड़ी, ये सब भी रेशम का उत्पादन करते हैं। लेकिन ये जो रेशम का उत्पादन करते हैं उस रेशम का हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में प्रयोग नहीं करते हैं, ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। यूपी पीसीएस ने एक बार पूछा था कि गोस्मर रेशम का उत्पादन किसके जरिए किया जाता है, तो मकड़ी जो रेशम बनाती है उस रेशम को हम लोग गोस्मर रेशम कहते हैं। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। आप लोगों ने अपने घरों में जो मकड़ी के जाले देखे होंगे, वो मकड़ी के जो जाले होते हैं वो मूलतः रेशम होते हैं। वो एक प्रोटीन होता है जो मकड़ी के द्वारा स्रावित किया जाता है और इस जाले में, यानी इस प्रोटीन का ये जो जाला होता है, इसे ही रेशम कहा जाता है। इस रेशम का प्रयोग ये मकड़ी अपने शिकार को पकड़ने के लिए करती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिए कि इस रेशम का नाम है जो मकड़ी पैदा करती है, मकड़ी निर्मित करती है, उसे गोस्मर रेशम कहा जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि सेरीकल्चर किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि जब हम लोग रेशम के कीड़ों का प्रबंधन करते हैं रेशम के उत्पादन के लिए, तो इस पूरी प्रक्रिया को सेरीकल्चर कहा जाता है। यहाँ पर रेशम के कीड़ों का प्रबंधन, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रबंधन। हम लोग यहाँ पर रेशम के कीड़ों का प्रबंधन कर रहे हैं रेशम के उत्पादन के लिए, और फिर जो रेशम ये कीड़े उत्पादित करते हैं उस रेशम को हम लोग अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। यहाँ पे सेरीकल्चर के जरिए चार तरह का प्रमुख रूप से चार तरह के रेशम होते हैं जिनका उत्पादन सेरीकल्चर में किया जाता है। इन चारों रेशम को आप सामूटी कोड के जरिए याद रख सकते हैं। सा से हो जाएगा सहतूती रेशम, मू से हो जाएगा मूगा रेशम, टा से हो जाएगा टसर रेशम, और टा में जो ये ई की मात्रा है इससे हो जाएगा इरी रेशम। तो इस तरह से आप समूटी से ये चार रेशम याद रख सकते हैं जिन्हें सेरीकल्चर के अंतर्गत उत्पादित किया जाता है। मलबरी सिल्क, मूगा सिल्क, टसर सिल्क और इरी सिल्क। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग मूगा सिल्क को मानते हैं कि ये जो मूगा पत्थर होते हैं, मूगा जीव जो होते हैं जो समुद्रों में पाए जाते हैं, उनसे पैदा होता है। ऐसा नहीं है, उनसे पैदा नहीं होता। ये भी एक अलग तरह का कीट होता है जो पेड़ों पर रहता है और वो कीट पेड़ों की पत्तियों को खाता रहता है और एक स्टेज आता है उसके लाइफ में जब वो रेशम का उत्पादन करता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप कीड़ों की कुछ इमेज देख सकते हैं। ये सहतूत का पेड़ है और इस पे आप ये कीड़ा देख रहे हैं, ये रेशम का कीड़ा है। यही आगे चल के रेशम का उत्पादन करेगा। अभी हम लोग देखेंगे कि जो रेशम का कीड़ा होता है वो रेशम का उत्पादन कैसे करता है। यहाँ पर ये देखिए, ये जो मूगा रेशम है उसका ये कीड़ा है, यहाँ पर मूगा रेशम का कीड़ा, ये भी इस पेड़ पर चढ़ा हुआ है। इसका ये सेरीकल्चर का खेत है, एक उस खेत की ये इमेज है। वहाँ पर आप देखिए ये सेरीकल्चर में मूगा का जो कीड़ा होता है वो ये है। उसके बाद यहाँ पर ये टसर रेशम का कीट है, इसे भी आप देख सकते हैं, पेड़ पर है, ये पत्तियाँ खाता रहता है। इसके बाद ये आप इरी रेशम का जो कीट है उसे देख सकते हैं। और यहाँ पर ये एक सेरीकल्चर का फील्ड दिया हुआ है, खेत दिया हुआ है। यहाँ पर ये सारे के सारे पेड़ लगे हुए हैं। इस पेड़ के ऊपर ही ये रेशम के कीट हैं और ये पेड़ की पत्तियाँ खाते रहते हैं और एक स्टेज आता है उनकी लाइफ में जब वो रेशम का उत्पादन करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रेशम का उत्पादन रेशम के कीट कैसे करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि रेशम के कीट का जो जीवन चक्र होता है वो कैसा होता है, क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा कि रेशम का जो कीट होता है वो सबसे पहले जो मादा होती है अंडे देगी। अंडे लार्वा में विकसित होते हैं और जो लार्वा होते हैं वो प्यूपा में विकसित होते हैं और ये प्यूपा फिर एक एडल्ट में विकसित हो जाते हैं। ये इस पूरे रेशम के कीट का जीवन चक्र है, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले एग, फिर लार्वा, फिर प्यूपा और फिर एडल्ट।
इसी चक्र के दौरान जब ये रेशम का कीट अपने प्यूपा स्टेज के दौरान होता है तो अपने चारों तरफ एक खोल का निर्माण करता है। ये जो खोल होता है ये प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का ये खोल बना होता है और इस प्रोटीन के खोल को कहा जाता है कुकून। ये जो कुकून होता है यही रेशम के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये जो प्यूपा होता है यानी जो रेशम के कीट का बच्चा होता है वो अपने चारों तरफ प्रोटीन का एक खोल निर्मित करता है और उसी खोल को जो प्रोटीन का बना हुआ है उसे ही रेशम कहा जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। फिर हम इसी रेशम के खोल को यानी जो कुकून होता है उसे पेड़ से तोड़ लेते हैं और उसे फिर इंडस्ट्री में भेज देते हैं। वहाँ से उसकी प्रोसेसिंग होती है, इस कुकून की प्रोसेसिंग होती है और उससे फिर हम रेशम का उत्पादन करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस इमेज में, इसे मैं थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूँ इस इमेज को। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इमेज है, इस इमेज में ये एक रेशम का कीट है और ये रेशम का कीट जब अपने प्यूपा वाले स्टेज में होता है तो ये देखिए जो वही कुकून, ये कुकून है, COCOON कुकून, इसी के अंदर ये रेशम का कीड़ा मौजूद है। इसी कुकून के अंदर, इसी रेशम के खोल के अंदर ये रहता है और ये जो खोल इसने बनाया है इसने खुद स्रावित किया है, अपने ग्रंथियों से इसने स्रावित किया है अपने चारों ओर, अपनी सुरक्षा के लिए और अपने पोषण के लिए। ये इसी खोल में तब तक रहता है जब तक ये एक विकसित रूप इसका नहीं हो जाता है और जब ये विकसित हो जाता है तो इसमें से निकल के बाहर आ जाता है। लेकिन उसके पहले ही हम लोग इस कुकून को तोड़ लेते हैं और इंडस्ट्री में भेज देते हैं और इस तरह से हर साल हजारों लाखों करोड़ों जो रेशम कीट के बच्चे होते हैं वो मारे जाते हैं और हजारों रेशम कीट के बच्चे मारे जाते हैं। उसके बाद फिर एक रेशम की साड़ी बनती है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ बातें हो गई रेशम के कीट से संबंधित स्टैटिक फैक्ट्स एंड फिगर की। ये है देखिए वो कुकून जिसका निर्माण हम लोग, जिसका यूज हम लोग रेशम के उत्पादन के लिए करते हैं। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि भारत चारों प्रकार के रेशम का उत्पादन करता है। चारों प्रकार का मतलब समूटी यानी सहतूती रेशम, उसके बाद मूगा रेशम, टसर रेशम और इरे रेशम, चारों तरह का रेशम भारत में पैदा होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि भारत में जितना भी रेशम का उत्पादन होता है उस पूरे के पूरे रेशम के उत्पादन में 70% अकेले सहतूती रेशम का योगदान होता है। यानी भारत में 70% जो रेशम होता है वो सहतूती रेशम होता है, यानी ऐसा रेशम जो सहतूत के पेड़ पर जो कीड़ा होता है उसके जरिए प्रोड्यूस किया जाता है और जो 30% रेशम बचा वो दूसरे अन्य कीड़ों के जरिए पैदा किया जाता है। तो ये फैक्ट आप एक याद रखिएगा। इसके बाद आप ये देखिए कि रेशम के उत्पादन के लिए भारत में कौन से क्षेत्र हैं। तो 3 प्रमुख क्षेत्र हैं भारत में जहाँ पर रेशम का उत्पादन होता है। एक दक्षिण भारत में है, दक्षिण भारत में, दूसरा मध्य भारत में है, मध्य पूर्व भारत में एक क्षेत्र है, यहाँ पर रेशम का उत्पादन होता है और एक तीसरा जो क्षेत्र है वो उत्तर पूर्वी भारत है, यहाँ पर रेशम का उत्पादन होता है। ये 3 स्थान हैं, 3 क्षेत्र हैं भारत में जहाँ पर मुख्य रूप से रेशम का उत्पादन किया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि रेशम के उत्पादन में कौन सा राज्य नंबर 1 पे है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, रेशम के समग्र उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 है। सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन कर्नाटक के जरिए होता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश का नंबर आता है, फिर आता है नंबर असम का। ये आप ध्यान रखिएगा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और असम, ये 3 टॉप राज्य हैं जहाँ पर रेशम का उत्पादन होता है। यानी चारों रेशम को मिला के यहाँ पे बात हो रही है, यानी सहतूती रेशम, उसके बाद आपका इरी रेशम, मूगा रेशम और टसर रेशम, इन चारों रेशम के समग्र उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पे है, फिर आंध्र प्रदेश का नंबर आता है, उसके बाद असम का नंबर आता है और इन सब के बाद फिर तमिलनाडु का नंबर आता है चौथे नंबर पर। ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर वही मैप है, यानी जो सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन कर्नाटक में होता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा सहतूती रेशम का उत्पादन कहाँ पर होता है। अभी हमने बात किया था ना कि रेशम के 4 प्रकार हैं जिसे आप समूटी से याद रख सकते हैं। तो इसमें हमने समग्रता में बात कर लिया कि ओवरऑल रेशम का उत्पादन कहाँ होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि सहतूती रेशम का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है। तो इसके लिए आप याद रखिएगा कि सहतूती रेशम का जो सबसे प्रमुख राज्य है वो है कर्नाटक। कर्नाटक सबसे ज़्यादा सहतूती रेशम का उत्पादन करता है। कर्नाटक के बाद दूसरा नंबर आंध्र प्रदेश का है और तीसरा नंबर फिर तमिलनाडु का है। तो सहतूती रेशम के उत्पादन में ये 3 दक्षिण भारतीय राज्यों का क्रम आपको याद रखना है। सबसे पहले कर्नाटक, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु। तो ये 3 राज्य आप याद रखिए, सहतूती रेशम में टॉप पर हैं ये तीनों राज्य। उसके बाद बात करते हैं मूगा रेशम में। अगर मूगा रेशम की बात करें तो मूगा रेशम में एकाधिकार जो है वो असम का है। असम के बाद फिर मेघालय का नंबर आता है। ये 2 राज्य आप याद रखिए कि मूगा रेशम में कौन सा राज्य नंबर 1 है। तो असम है और उसके बाद फिर मेघालय। मूगा रेशम के उत्पादन में ये 2 राज्य हैं। इसके बाद
टसर रेशम की बात करें, अगर टसर रेशम की बात करें तो आपका जो मध्य पूर्व का क्षेत्र है यानी झारखंड के आसपास का क्षेत्र, ये मूंगा रेशम के उत्पादन में बहुत अधिक है। यहाँ पर सबसे अधिक उत्पादन झारखंड में होता है, उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ में होता है। तो आपको ये 2 राज्य याद रखने हैं, उसके बाद उड़ीसा। ये 3 राज्य हैं जहाँ पर टसर रेशम का उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा झारखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़ और फिर आपका उड़ीसा। ये 3 राज्य आपको याद रखने हैं टसर रेशम के उत्पादन में, भारत के 3 टॉप मोस्ट राज्य हैं। इसके बाद बचता है एक आखिरी रेशम जिसे कहते हैं इरी रेशम। तो ध्यान रखिएगा, इरी रेशम के उत्पादन में भी असम और मेघालय नंबर 1 और नंबर 2 के पोजीशन पे हैं। तीसरे नंबर पे अगर यहाँ पे बात करें तो तीसरे नंबर पर यहाँ पर मणिपुर का स्थान आ जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इरी के उत्पादन में सबसे ज़्यादा असम, दूसरे नंबर पर मेघालय और तीसरे नंबर पर आपका हो गया मणिपुर। तो ये 3 राज्य हैं इरी रेशम के उत्पादन में। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहीं पर इरी रेशम और इसके साथ साथ मूंगा रेशम, ये दोनों के उत्पादन में ही असम नंबर 1 है। ब्रह्मपुत्र की जो घाटी है वो अपने मूंगा और इरी रेशम के उत्पादन के लिए जानी जाती है। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर हुए कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं जो समग्र रूप से रेशम के उत्पादन में नंबर 1 है, और उसके साथ ही साथ मूंगा, टसर, सहतूती, इनमें कौन कौन से हैं। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश 3 प्रकार के रेशम उत्पादन के लिए जाना जाता है, जिसमें गोरखपुर जो है वो सहतूती रेशम के लिए जाना जाता है, कानपुर में इरी रेशम का उत्पादन होता है और सोनभद्र में टसर रेशम का उत्पादन होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। टसर रेशम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है। यहाँ पर ता लिख दिया गया है तसर, तो किसी किसी किताबों में तसर लिखा रहता है, किसी किसी में ये टसर लिखा रहता है, तो आप टसर वाला रखिए, ये ज़्यादा शुद्ध है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। यहीं पर अभी लेटेस्ट में रेशम कृषि मेला 2023 का आयोजन हुआ है गोरखपुर में, तो उत्तर प्रदेश से ये करंट अफेयर्स एक ये याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन एक पूछे कि राष्ट्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1948 में केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में अवस्थित है और सिल्क के पूरे उत्पादन से संबंधित, रखरखाव से संबंधित, उसके विकास से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, गतिविधियाँ होती हैं, इसी सेंट्रल सिल्क बोर्ड के जरिए किया जाता है। सेंट्रल सिल्क बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत आता है, ये आप ध्यान रखिए। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है किसी एक्ट के जरिए जिसका निर्माण किया जाता है। ऐसी संस्थाएं जिनका निर्माण किसी एक्ट के जरिए किया गया हो उन्हें स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। इसका निर्माण 1948 में एक संसद के द्वारा एक्ट पास किया गया था, उसी के जरिए इसका निर्माण 1948 में किया गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद इस टॉपिक से लास्ट फैक्ट आपको याद रखना है कि अगर वैश्विक लेवल पे बात करें तो चीन जो है, चीन रेशम के उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 है और भारत नंबर 2 है। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर हैं सेरिकल्चर और रेशम से संबंधित। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी इसी तरह से वीडियो आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, जाते जाते आप ये बताइएगा कि जो रेशम है, रेशम का सर्वप्रथम खोज जो हुई थी या इसके बनाने का जो तरीका था वो सबसे पहले किस देश में विकसित हुआ था, किस देश में रेशम की खोज हुई थी, ये आप कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।